नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार एनडीए में मचे बवाल की, बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी के बड़े ऐलान की, जानेंगे वक्फ बिल को लेकर क्यों मुश्किल में दिख रही है मोदी सरकार, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए बनाई क्या रणनीति, देखेंगे दिल्ली में सरकार बनते ही कैसे घिरती दिख रही है बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर विरोध कर रहे विधायक, माफी के साथ टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने की मांग कर रहे हैं कांग्रेस विधायक। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने एक्स पर किया पोस्ट, केंद्र पर लगाया देश भर में हिंदी थोपने का आरोप, लिखा हिंदी ने ली कई स्थानीय मातृभाषाओं की जान। दिल्ली सीएम के केबिन से बाबा साहेब आम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटाने का मामला, दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, राष्ट्रपति से मिलने का मांगा समय। शेयर बाजार में मामूली रहा कारोबार, 10.31 अंकों की बढ़त के साथ 74,612 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 2.50 अंकों की गिरावट के साथ 22,545 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू को ही जगह नहीं मिली। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी नीतीश से सीएम पद भी छीनेगी, क्योंकि नीतीश सीएम है, लेकिन असली सत्ता बीजेपी की तरफ जाती दिखाई दे रही थी। लेकिन अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बड़ा बयान दिया है, जिसने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। तो क्या कहा है निशांत ने, देखिए ये रिपोर्ट। कैबिनेट विस्तार और मंत्रालयों में फेरबदल के बाद बिहार एनडीए में बवाल मचा हुआ है, और इस बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने लालू यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। निशांत से सवाल किया गया कि लालू और पीएम मोदी में उन्हें कौन पसंद है, जिसके जवाब में निशांत ने कहा कि लालू यादव मेरे अंकल हैं, पिताजी के साथ स्टूडेंट फाइटर रहे, जब से जेपी है तब से साथ ही दोनों रहे हैं, तो ठीक है। वहीं पीएम मोदी के बारे में निशांत ने कहा कि एकदम वो भी पसंद है, गठबंधन में है, मोदी गठबंधन में है इसलिए पसंद है, लेकिन लालू के साथ रिश्ते बहुत गहरे हैं। निशांत ने बीजेपी को एक तरह से चेतावनी दे दी है कि नीतीश कुमार की सीएम दावेदारी पर वो अपना रुख साफ कर दे। वैसे सिर्फ सीएम उम्मीदवार को लेकर ही इस समय एनडीए के अंदर टकराव नहीं दिख रहा, बल्कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुए मंत्रियों के विभागों में फेरबदल ने इस पर बवाल मचा दिया है। जेडीयू के तो किसी भी मंत्री के विभाग में बदलाव नहीं किया गया, बीजेपी के कुछ मंत्रियों के विभाग कम किए गए और जो नए मंत्री बीजेपी के बनाए गए उनमें बांट दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका जीतन राम मांझी की पार्टी हमको लगा। मांझी के बेटे संतोष सुमन से 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय छीन लिए गए हैं। संतोष सुमन के पास पहले 3 मंत्रालय थे, लेकिन अब उनके पास सिर्फ लघु जल संसाधन विभाग ही बचा है। मांझी एनडीए सरकार को अपनी औकात दिखाने की बात कह रहे थे। 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में दलित समागम रैली भी बुलाई गई है। मांझी अपनी औकात एनडीए को बताते उससे पहले बीजेपी ने ही मांझी के साथ खेला कर दिया। निशांत हो या फिर मांझी, एनडीए में शामिल हर दल बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की चिंता को बढ़ा दिया है। मामला पीएम मोदी की डिग्री को लेकर है, जिस पर विपक्ष पहले से ही हमलावर रहा है, और अब इस मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जवाब भी सामने आ गया है। तो कैसे डीयू ने बढ़ा दी पीएम मोदी की चिंता, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि उसे पीएम की डिग्री कोर्ट को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी इसे अजनबियों के सामने नहीं दिखा सकती। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के समक्ष डीयू की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये दलील दी। एसजी मेहता ने कहा कि एक छात्र की डिग्री मांगी गई है जो देश का प्रधानमंत्री है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास वर्षवार रजिस्टर है जिसमें सब कुछ उल्लेखित है। डीयू को 1978 की बीए की मूल डिग्री कोर्ट को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड को उन अजनबियों के सामने उजागर नहीं करूंगा जो यहाँ प्रचार के लिए या किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक मकसद से आए हैं। बता दें कि यह याचिका 2017 के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली थी, जिसमें यूनिवर्सिटी को सूचना के अधिकार यानी आरटीआई को मोदी की डिग्री से संबंधित जानकारी देने का निर्देश दिया गया था, जिस पर न्यायालय ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मुद्दा तब उठा जब 2016 में दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपनी शैक्षणिक डिग्रियों के बारे में स्पष्ट होने और उन्हें सार्वजनिक करने के लिए कहा था। पीएम मोदी ने अपने चुनावी हलफनामे में शपथ ली थी कि उन्होंने वर्ष 1978 में डीयू से बीए राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम में स्नातक किया था। बताते चले कि एक पुराने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने अपनी शिक्षा को लेकर कहा था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
लेकिन हलफनामे में उन्होंने डीयू की डिग्री का उल्लेख किया है। ऐसे में पीएम मोदी की डिग्री को लेकर तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। पीएम मोदी की डिग्री का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आता दिखाई दे रहा है, जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। तो बीजेपी की चिंता को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी बढ़ा दिया है। उन्होंने दावा कर दिया है कि बीजेपी के साथ पश्चिम बंगाल में एक बार फिर खेला होने वाला है। यहाँ बीजेपी की धांधली की कोशिश काम नहीं आएगी। तो किस धांधली की बात कर रही हैं ममता, देखेंगे रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो अभी से साफ कर दिया है कि 2026 में बंगाल में फिर से खेला होगा और जोरदार होगा। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता ने एक बार फिर खेला होवे का नारा दिया। दरअसल 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पहली बार ये नारा दिया था और बीजेपी के आक्रामक कैंपेन के बावजूद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। उन्होंने टीएमसी के चुनावी प्रबंधन का काम देख रही आईपैक कंपनी का जिक्र करते हुए कहा कि ये प्रशांत किशोर की आईपैक नहीं है, वो यहीं नहीं रुकेगी। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास 50 एजेंसियां हैं, हम एक रख सकते हैं। वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बीजेपी ने एक कंपनी भेजी है जिसके लोग डेटा ऑपरेटर के पास जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में हरियाणा, राजस्थान के लोगों के नाम डाल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सबसे ज्यादा ऐसे मतदाता हरियाणा और गुजरात से हैं और ये ऑनलाइन किया जा रहा है। बीजेपी नहीं चाहती कि बंगाल में उसकी संस्कृति बरकरार रहे। उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि इसी तरह उन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली को हराया, लेकिन हमने उनकी चाल पकड़ ली है। अगर मैं 26 दिनों तक धरने पर बैठ सकती हूं, तो मैं चुनाव आयोग के सामने भी धरने पर बैठ सकती हूं, ताकि उसकी विश्वसनीयता वापस पहले जैसी हो जाए। ममता बनर्जी के बयानों ने न सिर्फ बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, साथ ही चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी के दावे ने एक बार फिर से देश की सियासत में उथल पुथल मचा दी है और अब एक बड़ी उथल पुथल दिल्ली में भी मचने वाली है। संसद के बजट सत्र में मोदी सरकार की तरफ से वक्फ बिल को पेश करने के संकेत दे दिए गए हैं। बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। तो कैसे वक्फ बिल मोदी सरकार की बन सकता है परेशानी, देखिए रिपोर्ट। जेपीसी की बैठकों में विपक्ष के लगातार विरोध के बीच केंद्रीय कैबिनेट ने 27 फरवरी की सुबह वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस बिल में 14 बदलावों को मंजूरी मिली है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार इसे पेश कर सकती है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। बता दें कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। विपक्ष ने इस रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में काफी विरोध भी देखने को मिला था। बता दें कि अगस्त 2024 में वक्फ बिल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्ष के भारी विरोध की वजह से इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया था। तमाम बैठकों के बाद जेपीसी ने इस पर 655 पन्नों की रिपोर्ट दी थी। इसी साल 13 फरवरी को राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी और लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया। इसे लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। विपक्ष का आरोप था कि जेपीसी रिपोर्ट में विपक्ष की असहमतियों को तवज्जो नहीं दी गई है। ऐसे में विपक्ष ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं कि उसकी सलाह के बगैर इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। ऐसे में माना जा रहा है कि जब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा तो विपक्ष की तरफ से एक बार फिर इस पर विरोध देखा जा सकता है। वक्फ बिल पर एनडीए के सहयोगी ही बेचैन दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी को चिंता एनडीए को एकजुट रखने की हो रही है। इन सब के बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। एक साल में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन्हें लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एक बैठक बुलाई है। पहली बैठक असम को लेकर हुई, जहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव होना है। तो क्या हुआ बैठक में, देखेंगे रिपोर्ट। मई 2026 में असम का विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव के लिए एक साल से भी ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने इसके लिए अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने गुरुवार को दिल्ली के इंदिरा भवन में असम कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। बैठक में चुनाव लड़ने से लेकर प्रचार अभियान तक को लेकर तमाम रणनीतियों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही असम में कांग्रेस अपने संगठन को ग्राउंड लेवल पर दुरुस्त करने में जुटी हुई है, ताकि अगले साल होने वाले चुनाव में वो बीजेपी से मुकाबला कर सके। लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति आगामी निकाय चुनावों को ध्यान में रखकर भी तैयार कर रही है। पार्टी का मानना है
कि निकाय चुनावों में काफी हद तक ये साफ हो जाएगा कि वो कहां खड़ी है। उसके हिसाब से पार्टी विधानसभा चुनाव की रणनीति को नए तरीके से धार देने का काम करेगी। बता दें कि 9 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस इस बार असम में अपनी वापसी करना चाह रही है। ऐसे में एक और कांग्रेस ने आम लोगों से जुड़े मुद्दों को जमीन पर उठाने का काम शुरू किया है, तो ये भी तय किया है कि वो असम में लोगों से जुड़े मुद्दों और वहां की कानून व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर उठाए। कांग्रेस ने असम के चाय बागानों, उनके वर्कर्स के न्यूनतम वेतन का मामला, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जमीन पर लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है। अब असम चुनाव को लेकर कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये देखना होगा। कांग्रेस ने 1 साल पहले ही विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। तो दिल्ली में नई सरकार बने 1 सप्ताह ही हुआ है कि विपक्ष में पहुंची आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की पोल खोलना शुरू कर दिया है। विधानसभा के बाहर पूर्व सीएम आतिशी के नेतृत्व में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। तो क्यों सरकार बनते ही बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने बोल दिया हल्ला, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा के पहले ही सत्र में घमासान जारी है और आज आप विधायकों को विधानसभा में जाने से रोक दिया गया, जिससे नाराज नेता प्रतिपक्ष आतिशी सहित आप विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर जय भीम के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। वहीं आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भाजपा वालों ने सरकार में आते ही तानाशाही की हदें पार कर दी हैं। जय भीम के नारे लगाने के लिए 3 दिन के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निलंबित किया और आज आप विधायकों को विधान परिसर में घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसा दिल्ली विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। दरअसल 25 फरवरी को स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को 28 फरवरी तक के लिए सदन की कार्रवाई से निष्कासित कर दिया था, लेकिन उस दिन आपके विधायक अमानतुल्लाह खान सदन में मौजूद नहीं थे, इसीलिए आज आपकी तरफ से केवल एक विधायक अमानतुल्लाह खान सदन में मौजूद रहे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने आपके विधायकों को वापस सदन में बुलाने का अनुरोध स्पीकर से किया, लेकिन स्पीकर ने विधायक को कैग रिपोर्ट पर बोलने को कहा तो उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद आप कार्यनीति पर आई कैग की रिपोर्ट को पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कम्युनिटी को सौंपने का फैसला किया गया, जो 3 महीने में अपनी सिफारिश देगी। कैग रिपोर्ट को पीएसी के हवाले कर दिया गया है, यानी बीजेपी इस विवाद को चर्चाओं में बनाए रखना चाहती है। तो वहीं संभल में मस्जिद विवाद भी चर्चाओं में बना हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अब इस मामले में बड़ा निर्देश दिया गया है, क्योंकि रमजान का महीना शुरू हो रहा है। तो क्या है कोर्ट का आदेश, देखिए रिपोर्ट। संभल के जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई करने की मंजूरी दे दी है। ये काम 3 सदस्यीय कमेटी की निगरानी में किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि रंगाई पुताई का काम कमेटी की निगरानी के बिना बिल्कुल न किया जाए। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI इसके लिए मस्जिद का निरीक्षण भी करे। बता दें कि रमजान का महीना शुरू होने वाला है और इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट में कहा गया था कि रमजान के महीने में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की साफ सफाई और रंग रोगन सहित सजावट के काम को मंजूरी दी जाए, जिसको लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह अहम आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि कमेटी में ASI, वैज्ञानिक और प्रशासन के अधिकारी होंगे। आज यानी 27 फरवरी को ही मस्जिद परिसर का निरीक्षण किया जाएगा और कल यानी 28 फरवरी को सुबह 10 बजे हाईकोर्ट में इसकी डिटेल रिपोर्ट पेश होगी। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने कहा कि कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि रंग रोगन की वाकई जरूरत है भी या नहीं, जिस पर ASI ने कहा कि हम 2-3 दिन में निरीक्षण करके कोर्ट को अवगत कराएंगे। इस पर अदालत ने जोर देकर कहा कि रमजान शुरू होने वाला है, लिहाजा ये काम जल्दी होना चाहिए। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर बड़ी तिरछी नजर। प्रयोग वाली पार्टी बीजेपी ने पार्लियामेंट में जो प्रयोग किया विपक्ष के साथ में के विरोध करने के बाद में वो उसको बाहर का रास्ता दिखा देती है, यानी कि प्रतिनिधियों को संसद के बाहर बैठा देती है। उसी प्रयोग का फायदा उठाकर उन्होंने ये प्रयोग अब दिल्ली विधानसभा में, जो कि अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए जिससे शुरू हुए, उसमें कर दिया है और 21 आपके विधायकों को विरोध करने पर विधानसभा के बाहर बैठा दिया है। यानी कि सबका साथ लेने वाली पार्टी, अगर उसका विरोध करोगे तो सबका विनाश। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी।
तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।